चलिए जी, तो अब हम इंग्लिश लैंग्वेज के जो बिल्कुल बेसिक यूनिट है, सबसे बेसिक यूनिट सेंटेंस, उसकी शुरुआत करेंगे। तो सेंटेंस के बारे में जानने के लिए आपको एक छोटी सी डेफिनेशन देखनी है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कंप्लीट सेंस दे, शब्दों का समूह जो कि कंप्लीट सेंस दे, उसे हम लोग सेंटेंस कहते हैं। जैसे राहुल इज गोइंग टू शिमला, क्या मैं अगर आपसे पूछूं ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो आप कहेंगे जी सर। कैसे? 1 2 3 4 5, तो 5 वर्ड्स लिखे पड़े हैं। 5 वर्ड्स का एक ग्रुप हो गया आपके सामने, 5 वर्ड्स का ग्रुप हो गया और कंप्लीट सेंस भी दे रहा है कि राहुल शिमला जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे। ये बिल्कुल बेसिक सी बात है। लेकिन सेंटेंस सीखने के लिए आपको सेंटेंस के काइंड्स सीखने पड़ेंगे, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सेंटेंस के काइंड्स की अगर हम बात करें तो टोटल 4 काइंड्स होते हैं। वैसे 5 भी होते हैं, मतलब 5वें नंबर वाला भी होता है, लेकिन हम लोग 4 ही पढ़ते हैं क्योंकि जो 5वें नंबर वाला होता है वो अलग से नहीं है, वो एक्सक्लेमेटरी की ही कैटेगरी होती है, जिसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। कुछ लोग उसे अलग अलग पढ़ते हैं और कुछ साथ साथ पढ़ लेते हैं, तो हम लोग 4 ही समझ के चलेंगे, ओरिजिनल तौर पर 4 ही हैं। ठीक है जी, चलिए जी। तो असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपैरेटिव और एक्सक्लेमेटरी हमारे सामने 4 सेंटेंस है, 1 बाय 1 बात करेंगे। सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। असर्टिव सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि असर्ट लिखा हुआ है, और असर्ट का मतलब होता है किसी चीज को कहना या किसी बात को कहना या अपना ओपिनियन रखना। ठीक है, असर्ट का मतलब अपनी बात को कहना या ओपिनियन रखना। तो असर्टिव सेंटेंस भी कौन से होंगे? जो कि ओपिनियन देने के लिए या इंफॉर्मेशन देने के लिए यूज होते होंगे। ओपिनियन या इंफॉर्मेशन देने के लिए यूज होते होंगे, बिल्कुल सही। इनकी 2 कैटेगरीज होती हैं, एक होती है अफर्मेटिव कैटेगरी और दूसरी होती है बेटा आपकी नेगेटिव कैटेगरी। अफर्मेटिव हिंदी में आपने सुना होगा सकारात्मक सेंटेंस बोलते हैं, और जो नेगेटिव होती है वो नकारात्मक सेंटेंस होते हैं। अफर्मेटिव का पॉजिटिव स्ट्रक्चर होता है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, और नेगेटिव का नकारात्मक मतलब नेगेटिव स्ट्रक्चर होता है, नाम से ही अपेरेंट है। तो ऑफकोर्स नेगेटिव स्ट्रक्चर में हम लोग नोट का यूज होते हुए भी देखते हैं, जो कि अफर्मेटिव में ऐसा नहीं होता, वो सिंपल स्ट्रक्चर होता है ना। ये वाला स्ट्रक्चर आप बचपन से जो पढ़ते आ रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। ठीक है, कभी कभी हेल्पिंग वर्ब ना भी हो तब भी सेंटेंस बन जाता है, आपको ध्यान हो तो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब भी होता है। सिमिलरली सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस मेन वर्ब, यस और नो। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि करण हैज कंप्लीटेड द वर्क, ये कैसा सेंटेंस है? मैं दिख नहीं रहा क्या आपको? कोई बात नहीं, ये पूरी इस पे स्लाइड पे आ रखा है ना, इस वजह से नहीं दिख रहा, साइड में मैं हूँ, घबराना नहीं है। ठीक है, करण हैज कंप्लीटेड द वर्क। मैं आपसे पूछूं कि ये कैसा सेंटेंस है, तो बच्चे पता क्या जवाब देते हैं? सर ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, जबकि जवाब गलत है। ये बेटा असर्टिव सेंटेंस है। ठीक है, असर्टिव में अफर्मेटिव कैटेगरी है, ध्यान रखिएगा। कोई पूछे करण हैज नॉट कंप्लीटेड द वर्क, ये कैसा सेंटेंस है? तो ये नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, बच्चे नेगेटिव बोल देते हैं, ये असर्टिव है, असर्टिव में नेगेटिव कैटेगरी है। आई होप माई पॉइंट गॉट क्लियर। सिमिलरली दे आर प्लेइंग चेस, ये अफर्मेटिव नहीं है, असर्टिव ही है, असर्टिव में अफर्मेटिव कैटेगरी है। सिमिलरली ये भी असर्टिव है, असर्टिव में लेकिन नेगेटिव कैटेगरी है। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई है कि असर्टिव सेंटेंस जो यूज होता है इंफॉर्मेशन देने के लिए यूज होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस नाम से ही क्लियर दिख रहा है, जो इंटेरोगेट करे, सवाल जवाब करे। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं? जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होते हैं। अब इनकी भी 2 कैटेगरीज होती हैं, पहली होती है डायरेक्ट इंटेरोगेटिव और दूसरी होती है इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव। डायरेक्ट इंटेरोगेटिव, इनडायरेक्ट, तो नाम से ही आपको अपेरेंट है, नाम से ही क्लियर दिख रहा है कि डायरेक्ट इंटेरोगेटिव ऐसे होते हैं जो सीधा क्वेश्चन पूछते हैं, और इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव ऐसे होते हैं जो सीधा क्वेश्चन नहीं पूछते, इनडायरेक्ट तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे उसने पूछा कि व्हाट आर योर हॉबीज, तुम्हारी हॉबीज क्या हैं, सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है। लेकिन यहाँ देखेंगे आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ, व्हाट योर हॉबीज आर, तुम्हारी हॉबीज क्या है, तो इनडायरेक्ट तरीके से सवाल पूछा जा रहा है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस की 2 कैटेगरीज हैं, डायरेक्ट इंटेरोगेटिव, इनडायरेक्ट। अब इन दोनों को 1 बाय 1 करके समझना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमें यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम लोग डायरेक्ट इंटेरोगेटिव को समझेंगे। ये कौन से थे? जो सीधा क्वेश्चन पूछते थे, यस और नो। अब इनकी भी फर्दर 2 कैटेगरीज होती हैं। अ सेंटेंस दैट इज डायरेक्ट अ क्वेश्चन, मतलब डायरेक्ट इंटेरोगेटिव की भी 2 कैटेगरीज होती हैं। कैटेगरी नंबर 1 जिसे हम कहते हैं यस नो क्वेश्चन, बोलो बच्चे कौन सी? यस नो क्वेश्चन। और कैटेगरी नंबर 2 जिसे हम कहते हैं WH क्वेश्चन।
यस नो क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जिनका जवाब आप हाँ या ना में देते हो और जिनकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है। वर्ब का चार्ट ध्यान है, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी थी? इज, एम, आर, वोज, वर, बी, बीन, बीइंग, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स और मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स, मॉडल भी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। तो जिनकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो वो यस नो क्वेश्चंस होते हैं और इनका जवाब आप हाँ या ना में देते हो। लेकिन डब्ल्यू एच क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जिनकी शुरुआत डब्ल्यू एच फैमिली वाले वर्ड से होती है। और डब्ल्यू एच फैमिली वाले वर्ड्स आप लोग जानते हैं, वट, वाई, वेयर, वेन, हुज, हुम, हाउ। ठीक है, हाउ भी डब्ल्यू एच फैमिली का ही पार्ट होता है। तो ऐसे जो शब्द होते हैं वो डब्ल्यू एच क्वेश्चंस होते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे एक बार आप यहाँ पे, आर यू प्लेइंग फुटबॉल, आर यू प्लेइंग फुटबॉल, तो इज एम आर से शुरुआत हो रही है, हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हो रही है। इसका जवाब बचे आप हाँ या ना में ही देंगे। आर यू प्लेइंग फुटबॉल, या तो आप कहेंगे हाँ या आप कहेंगे ना। बट वेयर आर यू प्लेइंग फुटबॉल, अब आप ऐसे नहीं कह सकते हाँ है, वेयर आर यू प्लेइंग फुटबॉल ना, ऐसा नहीं कर सकते। तो अब आपको वेयर से जब पूछा है तो आप थोड़ा डिस्क्राइब करके जवाब देना पड़ेगा आपको कि कहाँ खेल रहे थे, वहाँ खेल रहे थे, इधर खेल रहे थे, ये सुन लो। तो ये डब्ल्यू एच वाले क्वेश्चन है। क्लियर है जी इतनी बात? यस नो क्वेश्चंस और डब्ल्यू एच क्वेश्चंस। अब इनके बारे में क्यों बताया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, उसे पढ़ेंगे आप पहले खुद और फिर मैं समझाता हूँ। चलो वीडियो को पॉज करो, खुद से पढ़ो एक बार क्या लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, if yes no questions and wh questions come together in a single sentence, in this case the first sentence will be in interrogative form and the second sentence must be in assertive form। उसने बोला अगर yes no question, ये कौन से होते हैं जिनकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है, और WH क्वेश्चन ये कौन से होते हैं जो WH फैमिली वाले शब्दों से शुरू होते हैं। अगर yes no क्वेश्चन और WH क्वेश्चन एक साथ आ जाएं सिंगल सेंटेंस के अंदर, तो ऐसे केस में होता क्या है कि जो पहले वाला सेंटेंस होता है, पहले वाला मतलब ये यस नो क्वेश्चन की बात कर रहा है, वो तो इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में ही रहता है। इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर आप लोग समझते हैं ना, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर आप लोग समझते ही होंगे। इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में होता क्या है, बेसिकली सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब होती है ना, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब होती है, ये आपको पता होगा इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर जो होता है। असर्टिव स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के बाद होती है, ये सिंपल स्ट्रक्चर होता है ना, ये वाला सिंपल स्ट्रक्चर है। जब सवाल पूछते हैं तो ये चीज इधर आ जाती है, जैसे आई एम गोइंग, एम आई गोइंग, है ना, ये कॉमन सी चीज पता होगी आपको। तो उसने बोला अगर यस नो क्वेश्चन और डब्ल्यू एच क्वेश्चन एक साथ आ जाए किसी सिंगल सेंटेंस में, तो इस केस में जो पहला सेंटेंस मतलब यस नो होता है वो तो इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में ही रहता है, बट जो सेकेंड सेंटेंस होता है मतलब ये डब्ल्यू एच क्वेश्चन वाला, ये आपका असर्टिव फॉर्म में आ जाता है। कैसे सर? चलो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक देखेंगे आप पहले, मे आई आस्क वेयर आर यू प्लानिंग टू गो फॉर समर वेकेशन। अगर आप ध्यान से देखेंगे बेटा, मे आई आस्क जो है वो आपका यस नो क्वेश्चन है। क्या मैं पूछ सकता हूँ? मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इसी की हिंदी बता रहा हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ मे आई आस्क? तो इसका जवाब आप कैसे देंगे, या तो हाँ में या तो ना में। और ये मे से शुरुआत हो रहा है मॉडल वर्ब से, तो आपका ये यस नो क्वेश्चन हो गया ना। तो मे आई आस्क कैसा क्वेश्चन हो गया? यस और नो क्वेश्चन हो गया। बोलो हाँ, आ गया पहला। उसके बाद वेयर आर यू प्लानिंग टू गो फॉर समर वेकेशन, तो यहां से अगर आप देखेंगे वेयर आर यू प्लानिंग आगे पूरा, तो ये आपका डब्ल्यू एच क्वेश्चन हो गया। अभी ऊपर हमने क्या बात पढ़ी थी कि अगर दोनों एक ही सेंटेंस में आता, जो पहले वाला होता है वो तो इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में ही रहता है, लेकिन जो दूसरे वाला होता है वो असर्टिव स्ट्रक्चर में आता है। तो पहले वाला तो इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में ही है। कैसे? आई सब्जेक्ट है और मैं उसके पहले आया हुआ है। लेकिन इस वाले में देखेंगे यहाँ पे आपको असर्टिव स्ट्रक्चर अब यूज करना है। असर्टिव का मतलब होता है सब्जेक्ट पहले वर्ब बाद में, जबकि यहाँ देखेंगे तो सब्जेक्ट ये रहा और वर्ब तो पहले है, जबकि वर्ब बाद में आती है असर्टिव में। तो अब आर को यहाँ से हटा के यहाँ लगा देंगे। आई होप मेरा पॉइंट समझ में आया। मे आई आस्क वेयर यू आर प्लानिंग टू गो फॉर समर वेकेशन, जो दूसरे वाला होता है डब्ल्यू एच वाला होता है, उसे आप इंटेरोगेटिव में नहीं लिखते, उसे आप असर्टिव में ही लिखते हो। उसके पीछे कारण ये है क्योंकि जो ये क्वेश्चन मार्क होता है ना बेटा, ये पहले वाले के लिए आया हुआ है बस। यहाँ दो क्वेश्चन नहीं है, यहाँ एक ही क्वेश्चन है, मे आई आस्क। तो जो क्वेश्चन मार्क आया हुआ है वो मे आई आस्क के लिए आया हुआ है। तो अगर आप इसे भी इंटेरोगेटिव बना दोगे तो इसके लिए फिर एक और क्वेश्चन मार्क चाहिए होगा, फिर ये दो अलग अलग बन जाएंगे, जबकि दोनों को एक ही सेंटेंस में डाला हुआ उन्होंने, यस नो को भी डब्ल्यू एच को भी।
तो ऐसे केस में जो क्वेश्चन मार्क होता है वो पहले वाले के लिए होता है, इसलिए दूसरे वाले को आप इंटेरोगेटिव में नहीं लिखते, असर्टिव में ही लिखते हैं सिंपल तरीके से। ये बहुत बच्चे गलती करते हैं बचपन से, मतलब न जाने कितने बच्चों को मैंने देखा गलत लिखते हैं, इवन मैं भी गलत लिखता था पहले, ठीक है। कुड यू टेल मी वाई डिड यू नॉट कन्फेस द ट्रुथ, वही सिमिलर चीज, कुड यू टेल मी, यस नो क्वेश्चन, फिर वाई से WH क्वेश्चन, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उसने सच क्यों नहीं बताया, कन्फेस क्यों नहीं किया। तो वो क्वेश्चन मार्क किसके लिए आया हुआ है, क्वेश्चन मार्क आया हुआ है पहले वाले के लिए, तो वो तो इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर में रहेगा और वो है भी, ये रहा सब्जेक्ट और ये रही वर्ब, हेल्पिंग वर्ब पहले है। बट यहां देखेंगे इधर भी इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर है तो आपको सही करना पड़ेगा, यू को आपको इधर लाना पड़ेगा और डिड को उधर करना पड़ेगा, ये बनेगा कुड यू टेल मी व्हाई यू डिड नॉट कन्फेस द ट्रुथ। आई होप सभी बच्चों को पॉइंट समझ में आ गया। अब हो सकता है आप में से कुछ बच्चों के दिमाग में ये चीज चल रही हो, बट अगर सर पहले WH क्वेश्चन और बाद में यस नो क्वेश्चन हो तो हम क्या करेंगे, तो भाई तो आप कुछ नहीं करेंगे, ऐसा कोई स्ट्रक्चर इंग्लिश लैंग्वेज में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ये बस हमारे ही दिमाग की उपज है, ऐसा हो तो, होने को तो पता नहीं न जाने क्या क्या हो तो, है ना। तो वो स्ट्रक्चर भी होना चाहिए लैंग्वेज का, जब भी लिखा जाएगा अगर इन दोनों को साथ लाया जाएगा तो हमेशा पहले यस नो ही होता है और बाद में WH होता है, ठीक है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूं, आप बताएंगे, इसी से रिलेटेड है, जल्दी जल्दी बताएंगे, चलो। Could you tell me? Could you tell me? Yes, no question. Where is the school principal? WH क्वेश्चन। तो ये वाला तो इंटरोगेटिव में होना ही नहीं चाहिए, क्वेश्चन मार्क तो इसके लिए आया हुआ है, सिर्फ यही रहना चाहिए। तो इस को उठा के आप उस साइड ले जाएंगे, क्या बन जाएगा, Could you tell me where the school principal is? ठीक है। Could you tell me whom do you want to visit? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से बनाना। Could you tell me whom do you want to visit? तो बच्चे क्या करते हैं, उनको लगता है बड़ा आसान है सर ये वाला, तो क्या करेंगे, इसको यस नो मान लेंगे और इसे WH मान लेंगे, यहां तक तो कहानी क्लियर है। और जैसा मैं करता आ रहा था वैसा ही कर देंगे यहां पे भी। क्या करेंगे, सब्जेक्ट के पहले वर्ब है ना, तो ऐसा कर देते हैं, यू को इधर ले आएंगे और डू को उधर ले जाएंगे और ठीक करके आगे चल देते हैं, जबकि ये सेंटेंस अब गलत है। अब यहां पे ऐसा नहीं होगा सर, अभी पिछले वालों में तो यही कर रहे थे, सब्जेक्ट को पहले लिख रहे थे, वर्ब को बाद में लिख रहे थे, क्योंकि ये तो असर्टिव स्ट्रक्चर में ही रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क तो इसके लिए आया हुआ है। तो सर क्या गलती है यहाँ पे, गलती बेटा ये है कि अभी आपने 10th चैप्टर नहीं पढ़ा है, आगे चल के हम लोग 10th चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको गलती समझ में आएगी यहाँ पे, बट स्टिल अब बीच में बात होगी है थोड़ी बहुत टेंस की, तो मुझे हल्का सा पॉइंट आपको बताना पड़ेगा। जिसने टेंस पढ़ा है वो पकड़ लेगा अभी गलती यहाँ पे, बट आपने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, तो अभी यहाँ पे जिक्र हो गया तो छोटी सी बात सीख लीजिए आप जो मैं बता रहा हूँ। आगे चल के एक टेंस हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसका एक स्ट्रक्चर होता है, 10th चैप्टर आएगा ना तब हम ये स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस, इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इसी का ही एक नेगेटिव स्ट्रक्चर और होता है, मैं बताना चाहता हूं आपको, सब्जेक्ट प्लस डू डज का यूज करते हैं जब भी नेगेटिव बनाते हैं, तो इसी टेंस को डू डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, ये इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर होता है। इसी का इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर भी होता है। इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले लिखते हैं डू डज, ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फिर लिखते हैं बेटा सब्जेक्ट और फिर आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एंड में लगाते हैं क्वेश्चन मार्क, तो ये इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ये वर्ब की एस या ईएस वाली कंफ्यूजन बिल्कुल आपने नहीं रखनी है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो एस या ईएस लगाते हैं, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो एस या ईएस नहीं लगाते हैं। आपको याद है मैंने कहा था कि लैंग्वेज का कोई भी सेंटेंस बिना मेन वर्ब के नहीं बन सकता और मेन वर्ब की 5 फॉर्म होती है, ये बात ध्यान है, ध्यान है। तो मेन वर्ब की 5 फॉर्म थी, उसमें ध्यान है, जो पहली फॉर्म थी और जो 5th फॉर्म थी, मैंने डिफरेंस बताया था कि फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो प्लूरल होती है और जो 5th फॉर्म होती है वो एस या ईएस वाली वो सिंगुलर होती है। वो पॉइंट ध्यान है ना सभी बच्चों को, ध्यान ही होगा वो बात। सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब सिंगुलर होती है, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल होगी। तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो एस या ईएस लगेगा और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो एस या ईएस नहीं लिखता, बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, ठीक है। लेकिन इसके नेगेटिव में ऐसा नहीं होता है, सब्जेक्ट आया, डू डज आया, आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ठीक है। और ये क्यों होता है, इसके पीछे का भी रीजन है, वो 10th चैप्टर आएगा तो मैं बताऊंगा। अभी आप ये स्ट्रक्चर समझो कि ये 3 स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें ये आपका पॉजिटिव,
ये आपका नेगेटिव और ये आपका इंटेरोगेटिव। अब मेरी बात समझना, मैंने कहा था कि जब भी यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन एक साथ आ जाए तो पहले वाला तो इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में रहता है, लेकिन दूसरे वाला असर्टिव स्ट्रक्चर में आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? अब आपको पता है कि असर्टिव स्ट्रक्चर, ये दोनों ही असर्टिव हैं, ये भी और ये भी। पता है ना ये बात आपको? कैसे? क्योंकि असर्टिव का एक पार्ट होता है सकारात्मक, एक होता है नकारात्मक। याद करो, अभी तो बताया था। असर्टिव का एक होता है अफर्मेटिव, एक होता है नेगेटिव। ये तो अलग ही स्ट्रक्चर है इंटरोगेटिव तो, ठीक है। तो मैंने कहा था यहाँ पे असर्टिव स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, लेकिन असर्टिव में अब मैं पॉजिटिव मतलब ये वाला यूज करूँ कि ये वाला? तो ऊपर नोट तो मुझे दिखाई दे नहीं रहा। जब नोट ही दिखाई दे नहीं रहा तो मैं ये वाला स्ट्रक्चर कैसे यूज कर दूंगा, बीच वाला? तो मुझे ये वाला यूज करना पड़ेगा ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS। तो सब्जेक्ट तो यहाँ लिखा रहेगा, जो डू आप इधर लेके आए इसे काटा मारेंगे, क्योंकि डू या डज का यूज या तो इंटेरोगेशन में होता है जो कोई क्वेश्चन मार्क वाला होता है, या नोट के साथ होता है, नेगेटिव में होता है। नोट वहां है नहीं, इंटेरोगेशन है नहीं, क्योंकि वो क्वेश्चन मार्क तो इसके लिए है। तो स्ट्रक्चर यही वाला यूज करना पड़ेगा। और यू आपका प्लूरल सब्जेक्ट होता है, आई वी यू दे, है ना। ही शी इट सिंगुलर होते हैं। तो यू प्लूरल सब्जेक्ट है तो आगे प्लूरल वर्ब आएगी। और वर्ब को प्लूरल कैसे बनाते हैं? बनाने की जरूरत तो नहीं पड़ती, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो होती है प्लूरल है। अगर यहाँ सिंगुलर होता, ही होता, शी होता, तो ये वॉन्ट नहीं वॉन्ट्स हो जाता, क्योंकि सिंगुलर के लिए SEIS लगाते हैं। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो यहाँ पे क्या बनेगा? कुड यू टेल मी होम यू वॉन्ट टू विजिट। लेकिन आप कहोगे सर एक मिनट एक बार जरा वो पिछले वाले फिर सेंटेंस दिखाना। जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये डिड वाला है, अभी डिड वाला एक क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। रुको 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 रुको, जैसे ये बड़ा क्वेश्चन देखो, अभी अभी सब समझते हैं, इसी को ही रिपीट करते हैं बार बार। रेचल इज नॉट हियर एट द मोमेंट, मे आई नो व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां से शुरू हुआ, मे आई नो व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट। मे आई नो, क्या मैं जान सकता हूं? तो ये यस नो क्वेश्चन है, और ये इंटेरोगेटिव में ही है। पहले हेल्पिंग वर्ब है, फिर आपकी सब्जेक्ट है, फिर आपकी मेन वर्ब है। लेकिन ये वाला तो आपका असर्टिव में होना चाहिए था। तो बच्चा क्या करता है, यू को इधर लिख देता है और डू को उधर ले जाता है। ठीक बात थी, लेकिन डू का यूज या तो इंटेरोगेशन में होता है, वो यहाँ है नहीं, क्योंकि ये वाला इंटेरोगेशन तो इसके लिए है, या फिर नेगेटिव में होता है, वो यहाँ है नहीं। तो फिर कौन से वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे? असर्टिव में हम लोग असर्टिव करना था ना, तो ये तो नोट तो है नहीं, तो हम ये वाला यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS। इसमें डू तो आता ही नहीं, काटा मारा। यू फिर से आपका प्लूरल होता है, तो वर्ब फिर से क्या आएगी? प्लूरल आएगी। तो वॉन्ट ठीक लिखा हुआ है। रेचल इज नॉट हियर एट द मोमेंट, मे आई नो व्हाट यू वांट टू टॉक अबाउट, ना कि व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट। बच्चे कंफ्यूज इसलिए होते हैं, वो सोचते हैं क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ पे भी इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर लगा दो, जबकि ये पता नहीं होता उनको, ये क्वेश्चन मार्क पहले वाले के लिए आया होता है। ठीक है जी। सो इफ इट इज अर्जेंट यू कैन कॉल हर ऑफिस, अदरवाइज आई विल इन्फॉर्म हर व्हेन शी कम्स बैक इन द इवनिंग। एक क्वेश्चन और देखेंगे, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये। आई हैव ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ वॉचिंग द अरिजीत सिंह कंसर्ट, मतलब हमेशा से मेरा सपना रहा है ये अरिजीत सिंह का कॉन्सर्ट देखना है। बट व्हेन आई ट्राइड टू बुक द टिकट्स, लेकिन जब मैंने अभी ट्राई किया बीते दिन पास्ट में टिकट बुक करने के लिए, मेरी ऑनलाइन पेमेंट फेल होगी यार। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं, कैन यू टेल मी वेयर डज द ऑर्गेनाइजर सेल ऑफलाइन टिकट्स? अब देखो आप, कैन यू टेल मी, यस नो क्वेश्चन है, इंटेरोगेशन है, पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब है, फिर आपका सब्जेक्ट है। इसके लिए ये क्वेश्चन मार्क आया हुआ है, लेकिन WS से शुरुआत हो रहा है, तो बेटा ये तो इंटेरोगेटिव नहीं होगा ना, इसे तो आप असर्टिव स्ट्रक्चर में रखोगे। अब असर्टिव के लिए पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब, तो ऑर्गेनाइजर पहले आना चाहिए और डज बाद में जाना चाहिए। लेकिन डज का यूज तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर में तो होता ही नहीं, हो तो नेगेटिव में होता है, इंटेरोगेटिव में होता है। इंटेरोगेटिव तो उसके लिए है, इंटेरोगेटिव यहाँ तो है नहीं, नेगेटिव यहाँ है नहीं, तो डज भी यूज नहीं होगा। अब जैसे ही मैंने डज को काटा मारा, ऑर्गेनाइजर सिंगुलर सब्जेक्ट है, समझे? तो अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो फिर जो वर्ब मेन वर्ब आगे आएगी वो भी फिर सिंगुलर आएगी। और वर्ब को सिंगुलर कैसे बनाते हैं? एस या ES लगा के। तो ये यूं बनेगा, कैन यू टेल मी वेयर द ऑर्गेनाइजर सेल्स ऑफलाइन टिकट। आई होप समझ में आ गया आप सब बच्चों को। अब मैं यहाँ पे आपको एक ऐसा सेंटेंस लिख के देता हूं जो बचपन से हम लोग गलत बोलते आए हैं।
मे आई आस्क व्हाट इज योर नेम, वही सेम चीज, यस नो, WH, जबकि ये तो इंटेरोगेशन में हो ही नहीं सकता, ये इसके लिए है, तो इज उठा के आपका यहाँ आ जाएगा, क्या बनेगा, मे आई आस्क व्हाट योर नेम इज, ये बोला जाता है, मे आई आस्क व्हाट योर नेम इज। एक डिड वाले से भी समझा दूं, डिड वाले से, इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव की बारी आ गई है, लेकिन एक डिड वाला स्ट्रक्चर भी सिखा देता हूँ और फिर आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक दो स्ट्रक्चर और मैं अपनी तरफ से लिखवा देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। यहीं लिख दूँ ना, अब मुझे स्लाइड्स को फिर वो करना पड़ेगा, वापस लाना पड़ेगा। चलो यहीं लिख देता हूँ, अभी इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव पढ़ेंगे, पिछले वाले से ही एक दो क्वेश्चन और मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्लियर। चलो आप बताइएगा क्या मिस्टेक है। मैंने एक सेंटेंस लिखा, ऊपर लिख देता हूँ, चलो यहाँ से शुरुआत करते हैं। कुड यू टेल मी वाई डू यू नॉट गो देयर। अब आप क्या करेंगे, बात तो अभी भी वही है, यस नो क्वेश्चन, WH क्वेश्चन, ये वाला आया हुआ पहले वाले के लिए, तो इसको आपको असर्टिव में करना पड़ेगा। अब आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि यू को उधर लाना है, डू को इधर लेके जाना है, आगे पीछे करना है, समझना इस चीज को। यू इधर आएगा, डू उधर जाएगा, लेकिन अब डू लिखा ही रहेगा, डू को हटाएंगे नहीं, क्यों, क्योंकि अब नोट भी है ना। इंटेरोगेटिव हटा के असर्टिव तो लगाना है, लेकिन असर्टिव की भी तो दो कैटेगरीज होती है, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अब यहाँ नोट है ना, तो नेगेटिव वाला यूज करना है। और आपको याद करो, नेगेटिव वाला जो स्ट्रक्चर था उसमें डू डज आता था, सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो डज आता है, सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो डू आता है, और आगे फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। समझ गए ना कि नहीं समझे, समझ गए आप लोग। तो सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, डू आया हुआ है, सिंगुलर होता तो डज हो जाता, और आगे तो फर्स्ट फॉर्म आएगी ही। तो ये बनेगा कुड यू टेल मी वाई यू डू नॉट गो देयर। बट अगर इसी सेंटेंस को मैं ऐसा लिखूं, कुड यू टेल मी वाई डू यू गो देयर। अब यस नो क्वेश्चन, WH क्वेश्चन, ये इंटेरोगेटिव में नहीं होगा, यू इधर आएगा, डू उधर जाएगा। अब बताओ डू लिखा रहेगा कि हटेगा। इंटेरोगेटिव हटा के असर्टिव यूज करते, लेकिन अब असर्टिव में अफर्मेटिव चाहिए हमको, नेगेटिव तो है नहीं ना। और जो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES, उसमें तो डू डज आता ही नहीं है ना, तो डू को काटा मारना पड़ेगा। तो ये प्लूरल है यू, तो फिर वर्ब भी प्लूरल आएगी। वर्ब को प्लूरल कैसे बनाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है प्लूरल है। अगर यहाँ ही होता, शी होता, तो उसको फिर गोज भी कर देते। आई होप सभी को समझ में आ गया। अभी वो पीछे डिड वाला भी गया था, डिड वाला इसमें मैं एग्जांपल देता हूँ इनडायरेक्ट में, और क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। आई होप सभी बच्चों को क्लियर है। चलिए इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव क्या होते हैं, मजा आ रहा है, आ रहा है मजा। चलो हाँ, ऐसा पूछना ही तो पड़ेगा भाई, बीच बीच में मुंडी हिलाते रहना सर, घर पे बैठे बैठे आ रहा है सर। आई वॉन्ट टू नो वट योर हॉबीज आर। तो मैंने कहा था इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव ऐसे इंटेरोगेटिव होते हैं जो सीधा क्वेश्चन नहीं पूछते, वो इनडायरेक्ट तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे, पहले एक सिंपल सेंटेंस लेके आया हुआ है, ये पहले एक सिंपल असर्टिव सेंटेंस लेके आया हुआ है ना, आई वॉन्ट टू नो वट योर हॉबीज आर। इसमें सबसे खास बात यह है कि जितने भी इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव होते हैं ना, इनका लेना देना होता ही नहीं है इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर से। ये नाम के इंटेरोगेटिव है, अगर आप देखेंगे इसमें सब्जेक्ट पहले ही है और वर्ब बाद में ही है। अगर आप नोट कर रहे हैं तो सब्जेक्ट पहले है, वर्ब बाद में, ऐसा नहीं बोला हुआ आई वॉन्ट टू नो व्हाट आर योर हॉबीज। तो नाम के इंटेरोगेटिव है, इनका इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर से कोई लेना देना होता ही नहीं है। ना इसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है, और ना ही एंड में क्वेश्चन मार्क आता है। एंड में देखो फुल स्टॉप है, एंड में फुल स्टॉप है। तो फुल स्टॉप है तो ये फुल स्टॉप इसलिए क्योंकि अब यहाँ पे सिंपल है। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। अब यहाँ पे सिंपल सेंटेंस है, इसलिए वो फुल स्टॉप लगाया हुआ। यहाँ क्वेश्चन वाला होता था तो एंड में क्वेश्चन वाला आ जाता था।
अब मैं आपके सामने 2 सेंटेंस लिखता हूं, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ऐसे ये क्वेश्चन आपने बताना है, लेकिन मैं 2 सेंटेंस लिख रहा हूं, उसके बाद ये क्वेश्चन आप बताएंगे, ठीक है। सेंटेंस नंबर 1 ध्यान से देखना। पहला सेंटेंस लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट वाले से, डायरेक्ट इंटरोगेटिव से, ध्यान से देखना। एक तो ये है जो कि मैंने डायरेक्ट इंटरोगेटिव से लिखा है, अब मैं इनडायरेक्ट से लिख के दिखाता हूं इसे। अब आप डिफरेंस समझ गए होंगे। यस नो क्वेश्चन, WH क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क आया हुआ है इसके लिए, तो ये तो इंटरोगेटिव में ही रहेगा और है, लेकिन ये असर्टिव में रहेगा, तो ये असर्टिव में ही है, सब्जेक्ट पहले है, वर्ब आगे ही है। जबकि इंटरोगेटिव में तो वर्ब पहले होती है ना, सब्जेक्ट बाद में होता है। अब ये इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव है, क्योंकि सीधा क्वेश्चन नहीं पूछता, अपने पहले एक सिंपल सेंटेंस लेके आता है, फिर क्वेश्चन पूछने की बात करता है, लेकिन उसका इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं होता, उसमें भी सब्जेक्ट पहले होता है और वर्ब बाद में होती है, और एंड में फुल स्टॉप भी होता है, क्योंकि अब यहाँ पे सिंपल सेंटेंस है, उसके लिए फुल स्टॉप आई हुई है। तो डायरेक्ट इंटरोगेटिव, इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव, दोनों से मैंने एक सेंटेंस लिख दिया ताकि आपको डिफ्रेंशिएट आप कर पाओ। अब बताओ इसके अंदर, आई हैड नेवर सीन हिम इन दिस लोकेलिटी बिफोर, दैट्स वाई आई इंक्वायर, इसलिए मैंने इंक्वायर किया कि वो कौन है। तो पहले सिंपल लेके आया, सब्जेक्ट और वर्ब है, फिर इंटरोगेटिव में जबकि सब्जेक्ट इधर आएगा, वो उधर जाएगा, एंड में फुल स्टॉप जो कि इसके लिए है, आई इंक्वायर्ड हु ही वॉज। यहां दैट्स वाई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, दैट्स वाई का मतलब होता है इसीलिए, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताना एक बार। चलो मैं एक चीज लिखता हूं, इतने आप क्वेश्चन बनाओ, मैं कुछ लिख रहा हूं यहां पे, आप क्वेश्चन बनाओ। जैसे अभी हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर देखा था, ऐसे एक सिंपल पास्ट का भी स्ट्रक्चर होता है। ये दोनों चीजें हम लोग टेंस में काफी डिटेल में पढ़ेंगे, तो भी आप डाउट में मत रहिएगा, निश्चिंत रहिए, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको 95% तक चीजें क्लियर हैं तो आप निश्चिंत रहिए, वो 5% चीजें जो डाउट आपके बचे हुए हैं, जैसे आप अगले चैप्टर पे जाएंगे, जैसे और आगे वाले चैप्टर पे जाएंगे, तो अपने आप ही क्लियर होती चली जाएंगी चीजें। इंग्लिश में ना जो चैप्टर्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, वो इंटरकनेक्टेड हैं। एक समझने के लिए दूसरा समझना ही पड़ेगा, और दूसरा समझने के लिए तीसरा समझना पड़ेगा। तो जब तक पूरी पिक्चर इंग्लिश की आपके सामने नहीं आ जाती, हल्का हल्का डाउट हर चैप्टर में रहेगा, लेकिन जैसे जैसे आप चैप्टर में आगे बढ़ते चले जाएंगे, वो वाली बातें जो आगे आप पढ़ेंगे पिछली बातों से अपने आप कनेक्ट होने लगेंगी, ऑटोमेटिकली आपको रिलेशन दिखेगा। तो बाद में आपको रियलाइज होगा, अच्छा ये चीज उस वाले चैप्टर में वैसे कनेक्टेड थी, ये चीज इस वाले चैप्टर में ऐसे कनेक्टेड है। आप समझ रहे मेरी बात? लैंग्वेज में एक एक चीज रिलेटेड है, ऐसा नहीं है कि आप एक ही चैप्टर बस बीच में से कुछ भी उठा के पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बच्चे जनरली पूछते हैं, सर कौन सा चैप्टर पढ़ूं सबसे पहले? सबसे पहले नहीं होता भाई, सीक्वेंस में ही पढ़ना होता है। आप कोर्स भी देख रहे हैं तो सीक्वेंस में ही देखेगा। अब आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, अब ये रिकॉर्डेड सेशंस हैं, देखो आप में से बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको लगेगा बेसिक ये तो मुझे पढ़ने की क्या जरूरत है, मैं तो मेन मेन चीजें देख लेता हूँ। अब वो जैसे मेन मेन चैप्टर उठाने लगेगा, मैं यही बेसिक कॉन्सेप्ट वहां पे यूज कर रहा हूँ, फिर परेशान होगा ये कहाँ पढ़ा है सर ने, फिर घुमा के उसको आके ये वाली क्लासेस देखनी ही पड़ेंगी बेसिक वाली। समझ रहे हो मेरी बात? तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कहीं से कुछ भी उठा के पढ़ लें तो समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है भाई। लेक्चर 1 से, डे 1 से, जब से आपने कोर्स शुरू किया, बीच में एक क्लास भी मिस ना करें, शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखें, एक एक चीज जुड़ी हुई है, एक एक चीज मैंने पढ़ाया ही इस तरीके से और मैं पढ़ाता ही इस तरीके से हूं कि मैं पहले वही चैप्टर पढ़ाता हूं जिसका अगले चैप्टर से रिलेशन है, फिर उसका अगले चैप्टर से, उसका अगले चैप्टर से, ऐसे सारे चैप्टर्स को। अब जैसे मैं पहले प्रोनाउन पढ़ाता हूं फिर नाउन पढ़ाता हूं, अब जबकि आप देखोगे टीचर्स जनरली पहले नाउन पढ़ाएंगे फिर प्रोनाउन पढ़ाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता वो मेथड सही। मुझे लगता है कि अगर मैं पहले प्रोनाउन पढ़ाऊंगा, जो प्रोनाउन में बातें हैं वो बच्चे को पहले पता लगेंगी,
तो ज़्यादा बेटर रहेगा, उसको उसके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगी ये चीज़, उसको अच्छे से समझ में आएगी। अच्छा, ये सब कुछ मैं क्यों सोच पाता हूँ? क्योंकि मैं भी तो कभी स्टूडेंट था ना, और मैंने भी तो कभी जीरो लेवल से सीखी है ना, तो मुझे भी वो प्रोसेस पता है कि किस प्रोसेस में कोई इंसान इंग्लिश सीख सकता है। यूँ नहीं है कि बस इंग्लिश पढ़ानी है, आए चैप्टर्स पढ़ा के शुरू कर दिए, नहीं, उनको लिंक करके उनको जोड़ के बच्चे के दिमाग में उतारना, ये एक कला है, और ये कला टाइम के साथ विकसित होती है। उसी कला का आप लुफ्त उठा रहे हैं, और अभी तो उठाएंगे, अभी तो कुछ शुरू भी नहीं हुआ है, अभी तो आप आगे चलिए, कितना मज़ा आने वाला है आपको। ये लाइफ चेंजिंग कोर्स रहने वाला है आपके लिए। आपको लगेगा कि ऐसी ऐसी चीज़ें हम इसके अंदर सीख रहे हैं जो बचपन से गलत बोलते होते थे। ठीक है, चलो जी। तो जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता था, ऐसे ही बेटा सिंपल पास्ट का भी होता है। ठीक है, अब ये इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव है, ये बात सबको क्लियर है। अपने पहले नॉर्मल स्ट्रक्चर लेके आया, असर्टिव स्ट्रक्चर जो होता है पहले ये आया हुआ, उसके बाद इंटेरोगेशन आया, जबकि उसका इंटेरोगेशन से कोई लेना देना नहीं होता, ये फुल स्टॉप इसके लिए होती है। तो ये नॉर्मल तरीके से लिखा जाता है। तो इसमें भी पहले आपको यू इधर आएगा और डिड उधर जाएगा। अब क्या डिड लिखा रहेगा क्या? हाँ, लिखा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे नोट भी है। अब इंटेरोगेशन तो लगाना नहीं है, ये तो स्ट्रक्चर गलत हो गया, या तो बेटा ये आएगा या नीचे वाला आएगा। अब नोट है तो ऑफ कोर्स यही आएगा ना, तो उसके लिए पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर डिड आ गया, फिर नोट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। समझ में आया कि नहीं आया आप सबको? अभी मैं इसी से एक सेंटेंस और लिख के दिखाऊं, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को है। चलो, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड वाई डिड यू आस्क फॉर हेल्प। अब बताओ, जो समझदार बच्चा होगा 1 सेकंड में बता देगा। आपको पता है ये इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव है, जिसमें पहले सिंपल सेंटेंस होता है, फिर क्वेश्चन पूछा जाता है, और एंड में फुल स्टॉप होती है, और ये फुल स्टॉप इसके लिए है। ठीक है, इसका इंटेरोगेशन से कोई लेना देना नहीं होता। तो आपको ये बात पता है कि यू इधर आएगा और डिड उधर जाएगा। दिख रहा है ना, ये दिख रहा है, कट तो नहीं रहा ना? यू इधर आएगा, डिड उधर जाएगा। बट क्या इंटेरोगेशन है यहां पे? नहीं, तो ये स्ट्रक्चर तो नहीं आएगा। क्या नोट है? नहीं, तो फिर ये स्ट्रक्चर भी नहीं आएगा। तो फिर आएगा कौन सा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, अफर्मेटिव। तो जिसमें डिड होता है नहीं होता है, सब्जेक्ट के बाद बस सीधा वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। सब्जेक्ट आया, डिड हटाया, और सीधा वर्ब की सेकंड फॉर्म आस्क को क्या कर देंगे? आस्क्ड कर देंगे। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड वाई यू आस्क्ड फॉर हेल्प, वाई यू आस्क्ड फॉर हेल्प। समझ में आ रहा है ना, दोनों में डिफरेंस है। ये है एक ही टाइप के सेंटेंस। इसमें बताओ, चलो, ये वो सिंपल प्रेजेंट टेंस से आ गया। हम टेंस नहीं पढ़ रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना है। इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव, अच्छा मैं कैसे पहचानता हूँ इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव है? एक तो पहले सिंपल सेंटेंस होता है और एंड में फुल स्टॉप होती है, और ये वाला तो दोनों में ही सेम होता है, डायरेक्ट में भी इनडायरेक्ट में भी। इसको तो चेंज ही करना होता है हमें, है ना? अब आपको दिख रहा है कि भाई दिस रोड जो है वो इधर आना चाहिए, और डज जो है उधर जाना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि डू या डज का यूज या तो इंटेरोगेशन में होता है, वो है नहीं, या तो नोट में होता है, वो यहाँ है नहीं। तो यहाँ पे वो नॉर्मल वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस वाला। तो जिसमें डू डज नहीं होता है तो सब्जेक्ट लिखा रहेगा दिस रोड, जो कि सिंगुलर है, इस पे काटा मारो, और वर्ब को भी सिंगुलर बनाएंगे, एस या ई एस लगा के बनती है, और एस या ई एस लगा के बनती है। तो क्या बनेगा? वेयर दिस रोड गोज। आई वॉन्ट टू नो वेयर दिस रोड गोज। लो जी, वड्डे सेंटेंस देखो जी, जो बात छोटे में इंप्लीमेंट हो रही है वही बड़े में इंप्लीमेंट हो रही है। बस एग्जामिनेशन में लेंथ बढ़ा देते हैं बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, बच्चा पगला जाता है, वे इतना मुश्किल क्वेश्चन, होती वही छोटी छोटी चीजें उसके अंदर ही है जो आपने सीख ली है। आई नेवर सो हिम टॉकिंग टू एनीवन इन द क्लास, मैंने कभी नहीं देखा उसे बात करते हुए किसी से। ही हैज ऑलवेज बीन अ साइलेंट किड, हमेशा से वो शांत बच्चा रहा है, अभी भी है। आई ट्राइड टू नो बट ही डिड नॉट से एनीथिंग अबाउट हाउ डिड ही गेट इनटू द फाइट, मैंने जानने की कोशिश करी बट उसने कुछ नहीं कहा कि क्यों वो फाइट में घुसा या क्यों उसने फाइट की। दिख गया मुझे यहाँ पे हाउ,
आ गया ना, हाउ डिड ही गेट इनटू द फाइट. So I guess now we do not have any option other than informing his parents about the situation. तो अगर आप देखेंगे ये जो स्ट्रक्चर हम सीख रहे हैं वो इस पार्ट में है. कितने पार्ट में है? I tried to know but he did not say anything about how did he get into the fight. क्या ये इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर है? बिल्कुल. इधर देखेंगे WH है और इधर देखेंगे he did not say anything. नॉर्मल सेंटेंस आया हुआ है, क्वेश्चन वाला थोड़ी है ये, यस नो वाला थोड़ी है, तो डायरेक्ट थोड़ी है, इनडायरेक्ट है ना. तो पहले नॉर्मल, फिर हाउ वाला आ गया, एंड में फुल स्टॉप है. तो अब आपको पता है कि यहाँ पे आप इंटरोगेशन यूज कर ही नहीं सकते. नहीं कर सकते तो आप ये बात भी जानते हैं कि ही पहले आएगा, फिर डिड आएगा और फिर गेट लिखेंगे. लेकिन डिड का यूज या तो इंटरोगेशन में या नेगेटिव में, दोनों ही नहीं है, तो फिर ये भी नहीं करेंगे. तो फिर कौन सा यूज करेंगे? सब्जेक्ट प्लस V2 वाला करेंगे ना, उसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर. ये सब्जेक्ट है और इसको फिर V2 में ले जाओ. गेट की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? गेट, गॉट, गॉट. गॉटन नहीं होती है. गेट की दोनों तीनों फॉर्म सेम होती है. गेट, गॉट, गॉट. गॉटन एडजेक्टिव होता है. गलत पढ़ते हैं हम लोग. चलो जी, अगला सेंटेंस है. बड़ा सेंटेंस देख के घबराना नहीं है, बहुत आसान है. आई ट्राई टू परसुएड देम दैट आई एम लाइक हिज फैमिली. मैंने उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करी कि मैं फैमिली ही हूं उनकी. बट दे स्टिल डिडंट ओपन देयर माउथ. फिर भी उन्होंने अपने मुंह से कुछ नहीं निकाला. अबाउट वाई डिड ही कॉल इन टू द प्रिंसिपल ऑफिस, की क्यों उन्होंने प्रिंसिपल ऑफिस में कॉल किया. आई गेस हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है बट बस वेट करने के बजाय कि उसके मम्मी पापा आए. तो यहां से देखेंगे, यहां पे मुझे दिख रहा है जो मुझे खोजना है, वाई. क्या इंटरोगेशन आएगा? नहीं. और पहले सिंपल सेंटेंस आया हुआ है ना. तो पहले आएगा ही, फिर आएगा डिड और फिर आएगा कॉल. लेकिन डिड तो आ ही नहीं सकता, ना इंटरोगेशन है ना नेगेटिव है, काटा मारा. तो अब वो सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे. और वर्ब की सेकंड फॉर्म बनाने के लिए क्या आएगा? तो वाई ही कॉल्ड इनटू द प्रिंसिपल ऑफिस. इसे कहते हैं हिप हॉप. हिप हॉप है वो गाना सही में इस पे जच रहा है. इसे कहते हैं इंग्लिश. इंग्लिश वो कैसे है गाना? इसे कहते हैं हिप हॉप. हिप हॉप. मैं उल्टी टी शर्ट डालूं बेबी मेरी मर्जी है. मैं पहले कौन सा भी चैप्टर पढ़ाऊं बेबी मेरी मर्जी है. खैर चलो, इंपैरेटिव समझ में आ रहा है ना? समझ में आना चाहिए बस, ठीक है. इंपैरेटिव सेंटेंस. अच्छा, दो टाइप हो चुके हैं. एक हो चुका है असर्टिव, एक हो चुका है इंटरोगेटिव. अब आता है इंपैरेटिव सेंटेंस. कभी जिंदगी में आपने किसी को एडवाइस दी है? दी होगी. रिक्वेस्ट की है, ऑर्डर दिया. तो ऐसे जो भाव हैं वो दर्शाने के लिए जो सेंटेंसेस हम लोग यूज करते हैं उसके लिए इंपैरेटिव सेंटेंस यूज होते हैं. कभी जिंदगी में किसी को कमांड देनी हो, सलाह देनी हो, किसी से आवेदन करना हो, रिक्वेस्ट करनी हो, तो हम लोग इंपैरेटिव स्ट्रक्चर का यूज करते हैं. अच्छा, असर्टिव क्या था? असर्टिव में सब्जेक्ट पहले होता है, वर्ब बाद में होती है जनरली. इंटरोगेटिव में आपको पता है ये उल्टा होता है. इंपेरेटिव में क्या होता है? इंपेरेटिव में सेंटेंस की शुरुआत या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, याद आ रहा है मुझे, कहीं पढ़ा था. जब सब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशन हमने अभी सीखी उसमें वो था ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर. याद आ रहा है? वो इंपेरेटिव सेंटेंस था. मैंने कहा था पढ़ेंगे. V1 से शुरुआत हो, डू से शुरुआत हो, डू नॉट से शुरुआत हो और लेट से शुरुआत हो. जब इनसे सेंटेंस की शुरुआत हो तो समझ जाना ना वो असर्टिव है ना वो इंटरोगेटिव है, सिर्फ इंपेरेटिव है. और या तो ऑर्डर या एडवाइस या रिक्वेस्ट की बात हो रही है. जैसे मेहनत करो, एडवाइस दी जा रही है, ऑर्डर भी हो सकता है. ये डू वर्क हार्ड, और मेहनत करो, जरूर मेहनत करो. डू नॉट टॉक टू हर, या फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत हो रही है. प्लीज फिनिश द वर्क, रिक्वेस्ट की जा रही है ना. या फिर हेल्प द किड्स बोलते हैं, लव द नीडी पर्सन, या फिर हेल्प द नीडी पर्सन, हेल्प द नीडी पर्सन. एडवाइस दी जा रही है या ऑर्डर भी दिया जा रहा है, रिक्वेस्ट भी देख ली है. आप लेट से भी देख सकते हैं, लेट मी गो, लेट मी प्ले, लेट मी टॉक टू हर, है ना. तो ये सब के सब क्या होते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं. ठीक है, इसमें इतना ही आपने ध्यान रखना है. इंपेरेटिव सेंटेंस के बाद आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होते हैं जो कि एक्सक्लेम करते हैं कुछ. एक्सक्लेम का मतलब होता है अपनी जो भावनाएं हैं उनको बाहर निकालना,
है ना, आपके जो इमोशंस है जब वो उमड़ उमड़ के बाहर आ रहे हो, बिल्कुल यहाँ तक आ जाए, समझ गए, तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, स्ट्रॉन्ग इमोशंस को, रिएक्शंस को। क्लियर है? जैसे हम उस दिन बात कर रहे थे ना, हुर्रे, वाह, ओ नो, ओ शिट, ओ माय गॉड, यो लव टू लिसन रैप म्यूजिक ब्रो, है उस टाइप का। हम है ये माय का हो, ये पाही हो रही है, पावरी हो रही है। खैर वो एक्सक्लेमेटरी नहीं है, वो तो मैं वैसे ही बता रहा था, बहना के इमोशंस आ रहे थे, है ना। तो स्ट्रॉन्ग जब इमोशंस और रिएक्शंस जब निकल के आ रहे हो तो हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सक्लेम करते हैं, ये ऐसे करते हैं हम लोग, है ना, एक्सक्लेम कर रहे हैं। मुझे करके भी दिखाना पड़ रहा है बच्चों को, है ना, कोई बात नहीं, चलो। अच्छा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपको दो चीजें जरूर दिखाई देंगी, या तो व्हाट और हाउ वाला स्ट्रक्चर दिखाई देगा, और वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा होगा, वो सरप्राइजिंग एलिमेंट दे रहा होगा, या फिर इंटरजेक्शंस दिखाई देते हैं, हुर्रे, वाओ, अलास, ओ नो, ओ माय गॉड, है ना, इस टाइप के, जैसे अलास ही लॉस्ट। अच्छा, इसके एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क भी आता है, आपको पता होगा, अलास ही लो, हाय, इसका मतलब होता है हाय, दुख एक्सप्रेस करता है, सैडनेस, सोरो, ही लॉस्ट द रेस, हुर्रे, वी वोन, जीत गए, है ना। हालांकि कोई करता नहीं है वैसे यार ये ओ नो, शिट, ओ माय गॉड। हिंदुस्तानियों की तो खास चीज ये है कि वो एक्सक्लेमेटरी के नाम पे गालियां ही देते हैं भाई, उनके लिए यही एक्सक्लेम करना है बस। वॉट एन अमेजिंग मूवी, हाउ सैड, हाउ ब्यूटीफुल बोलते हैं ना हम लोग, ऐसा तो वट और हाउ का भी यूज होता है, बट वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहे होते हैं, वो सरप्राइजिंग एलिमेंट जैसा कुछ सेंस दे रहे होते हैं। तो ये हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं इस टाइप के। एक और सेंटेंस होता है ऑप्टेटिव। मैं फिर से वही बात बोलना चाहता हूं, वैसे तो 4 ही सेंटेंस होते हैं, कुछ लोग इसे 5वां मानते हैं, जबकि ये 5वां है नहीं, ये भी एक तरीके का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही होता है, ठीक है। क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये यूज होता है आशीर्वाद देने के लिए, शाप देने के लिए, और कामना करने के लिए, कामना विश करने के लिए। और ब्लेसिंग और कर्स भी एक्सट्रीम टर्म ही है, दिल से निकली चीजें ही होती हैं। दुआ और बद्दुआ दिल से निकली ही होती है, कामना किसी चीज के लिए दिल से निकली हुई होती है, इमोशंस ही आपके होते हैं वो। तो ऑप्टेटिव एक्सक्लेमेटरी का ही पार्ट होता है, ठीक है। आशीर्वाद, शाप और कामना करनी हो, इनकी शुरुआत मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है। आप बोलोगे सेम स्ट्रक्चर तो लिखा हुआ है सर, दोनों जगह 2 बार क्यों लिखा है और करके? ध्यान से देखो, एक के एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क है, एक के एंड में फुल स्टॉप है। कहने का मतलब ऑप्टेटिव सेंटेंस के एंड में आप एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा सकते हो, फुल स्टॉप भी लगा सकते हो, बोथ कैन बी यूज्ड। जैसे मे सब्जेक्ट गॉड ब्लेस यू, तो मे गॉड ब्लेस यू। मे सब्जेक्ट यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रोट का मतलब सड़ना, नरक में सड़ोगे, कीड़े पड़ेंगे, कुत्ते की मौत मरेगा, या फिर जुग जुग जियो, आशीर्वाद हमारा आपके साथ है, भगवान आप पे अपनी दृष्टि बनाए रखे, ठीक है, या फिर हमारा राजा जिंदाबाद 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 विश कर रहे हैं हम लोग, है ना, ठीक है। तो मे ही लिव लॉन्ग सुना होगा ना, मे ही लिव लॉन्ग या मे ही लिव लॉन्ग, ठीक है। तो इस टाइप के एंड में आप फुल स्टॉप भी लगा सकते हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और कभी कभी आपने सुना होगा हम लोग ऐसे बोल देते हैं गॉड ब्लेस यू, मे नहीं बोलते हैं। अगर मे नहीं बोलते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि मे वहां है नहीं, मे वहां है, बस अंडरस्टूड है, बोला नहीं है, फ्लो में वहां होता है, ठीक है। गॉड ब्लेस यू या मे गॉड ब्लेस यू एक ही बात होती है, मे वहां होता है। क्या बात है जट्टा, क्या बात है, ठीक है जी। सेंटेंस के चारों काइंड्स आपके क्लियर हो गए हैं, आपका असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपैरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, और एक्सक्लेमेटरी की जो सब कैटेगरी है वो आपकी ऑप्टेटिव। चलिए जी, अब हम शुरुआत करेंगे फ्रेज और क्लोज की। तो चलिए फ्रेज और क्लोज को समझने की कोशिश करते हैं। बहुत बच्चे इन दोनों टर्म्स को आपस में हद से ज़्यादा कंफ्यूज कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा डिटेल में भी जाने की कोशिश करते हैं। हमें बहुत डिटेल में नहीं जाना है, बारीकियाँ जाननी है, लेकिन इतना भी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि हमारे कंपेटिटिव एग्जामिनेशन में इनकी अगर आपको सुपरफिशियल नॉलेज है उससे भी काम चल जाएगा, ठीक है जी। लेकिन स्टिल मैं जहाँ तक ले जाना चाहिए आपको वहाँ तक मैं लेके जाऊँगा फ्रेज और क्लोज को, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले फ्रेज की। फ्रेज क्या होता है? तो फ्रेज की अगर हम बात करें, छोटी छोटी डेफिनेशन है। देखो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, डेफिनेशन से आपका कोई लेना देना नहीं है, आप बस फंक्शन सीखिएगा, वो मैं बस सहूलियत के लिए लिख के दे रहा हूँ ताकि थोड़ा बहुत आपको आइडिया लगता रहे, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को बोलते हैं फ्रेज, एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो सेंस तो देता है बट नॉट कंप्लीट सेंस।
पूरा सेंस नहीं देता, मतलब इनकम्प्लीट सेंस देता है। फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो सेंस तो देता है लेकिन इनकम्प्लीट सेंस देता है। जैसे अगर यहाँ देखेंगे, क्या ये सेंटेंस कहला सकता है क्या आपस में? नहीं भाई। कैसे? एक, दो और तीन, तीन शब्दों का समूह है तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, और सेंस भी है यहाँ पे कि ये वाली इंफॉर्मेशन एज, लेकिन पूरा सेंस नहीं है, कंप्लीट सेंस नहीं है। ये वाली इंफॉर्मेशन एज तो क्या? अच्छा, कौन से वाली इंफॉर्मेशन एज? क्या कहना चाह रहे हो आगे? बात अधूरी है, इनकम्प्लीट है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया। फ्रेज एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो सेंस तो देता है बट इनकम्प्लीट सेंस देता है। इन द बिगनिंग, शुरुआत में, शुरुआत में क्या भाई? रियली फास्ट, किसकी बात हो रही है? आदमी की, जानवर की, पंखे की, किसकी? रियली फास्ट। आफ्टर अ रेनी डे, रेनी डे के बाद तो क्या करें भाई? पकौड़े खाएं, ठीक है? तो स्कूटी चलाएं, बाइक चलाएं, मतलब भाई क्या, कुछ बताओ तो सही यार, कुछ समझ में नहीं आता है ना। तो सेंस तो है, इनकम्प्लीट सेंस है, इसे हम लोग फ्रेज कहते हैं। तो फ्रेज में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है, कभी भी आपको सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन साथ में दिखाई नहीं देगा। मतलब सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि अगर सब्जेक्ट वर्ब एक साथ दिखाई दे दिया तो वो कंप्लीट सेंस दे देगा, लेकिन फ्रेज तो इनकम्प्लीट सेंस देता है। तो इसलिए फ्रेज सेंटेंस नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। फ्रेज कभी एक सेंटेंस नहीं होता है। यहाँ पे यही बात लिखी हुई है, फ्रेज कैन नॉट बी अ कंप्लीट सेंटेंस बिकॉज इट डज नॉट गिव कंप्लीट मीनिंग, क्योंकि वो कंप्लीट मीनिंग ही नहीं देता। सेंटेंस एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कंप्लीट मीनिंग देता है, कंप्लीट सेंस देता है, वो सेंटेंस होता है। और फ्रेज में ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ नहीं होंगे, ठीक है? जैसे मैंने कहा कैन नॉट गो, नहीं जा सकते। अब वर्ब तो है लेकिन सब्जेक्ट नहीं है। कौन नहीं जा सकते, कहाँ नहीं जा सकते, है ना? ऐसे ये वाली इंफॉर्मेशन एज, सब्जेक्ट तो है लेकिन वर्ब नहीं है। आगे क्या करें जी? तो आई होप मेरा पॉइंट आप सबको समझ में आ गया। सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन इसके अंदर नहीं होगा। व्हाट डज अ फ्रेज डू? फिर फ्रेज करता क्या है? देखो, फ्रेज का पर्पज ये है कि वो कॉम्प्लीमेंट करता है, कॉम्प्लीमेंट नहीं, कॉम्प्लीमेंट पूरा करता है। किसको? ओवरऑल जो स्ट्रक्चर होता है ना सेंटेंस का, उसे बस कंप्लीट करता है। जैसे ही ड्रोव द कार, ये यहाँ तक भी एक सेंटेंस बन सकता है कि उसने गाड़ी चलाई, बट कैसे चलाई? बहुत तेजी से चलाई। तो यहाँ पे एक छोटा सा फ्रेज ऐड कर दिया हमने जो कि इस स्ट्रक्चर को कंप्लीमेंट कर रहा है। कंप्लीमेंट मतलब कंप्लीट कर रहा है। जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, अब इन द ईस्ट क्या है? एक फ्रेज है जो कि सनराइजेस के साथ जुड़ के उसके ओवरऑल स्ट्रक्चर को कंप्लीमेंट कर रहा है। तो ये हम क्यों सीख रहे हैं? बस आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रेज जो होता है एक सेंटेंस नहीं होता, बस ये हम इसलिए सीख रहे हैं कि जो फ्रेज होता है वो अपने आप में एक सेंटेंस नहीं होता। अब आते हैं क्लोज के ऊपर कि क्लोज क्या होता है। बहुत आसान है, बिल्कुल जस्ट उसका ऑपोजिट है। क्लोज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि कंप्लीट मीनिंग देता है और जिसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन भी होता है। अब यहां पे आपको डाउट आएगा और मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूं कि क्या डाउट है। आपको डाउट है, एक मिनट सर, एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कंप्लीट मीनिंग दे वो तो सेंटेंस भी होता है। आपने तो सेम डेफिनेशन यहाँ नहीं लिख दी कि क्लोज एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कंप्लीट मीनिंग दे। तो क्लोज और सेंटेंस की डेफिनेशन तो सेम होगी, सेंटेंस की भी यही थी, क्लोज की भी यही है। तो फिर डिफ्रेंशिएट कैसे करें हम, ये कैसे डिफरेंट है आपस में? तो चलिए समझेंगे। उस बात को समझने के लिए आप ये लाइन पढ़ेंगे, अ सिंपल सेंटेंस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड वन क्लोज। मतलब एक सिंपल सेंटेंस को एक क्लोज भी कह सकते हैं या एक क्लोज को एक सेंटेंस भी कह सकते हैं, एक ही बात होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा शी इज प्रेटी, वो सुंदर है, सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है। पॉइंट नंबर 1, क्या ये एक क्लोज है? हाँ जी क्लोज है। बट क्या ये एक सेंटेंस भी है? हाँ जी, फुल स्टॉप लगी हुई है, सेंटेंस खत्म हो गया। फुल स्टॉप लगी हुई है, सेंटेंस खत्म हो गया, तो ये एक सेंटेंस भी है। तो सिंपल सेंटेंस कैन बी कॉल्ड अ वन क्लोज और वन क्लोज कैन बी कॉल्ड अ सिंपल सेंटेंस। ध्यान रखिएगा। ही इज गोइंग टू अ पार्टी टुडे, तो अगर देखेंगे ये सब्जेक्ट है, इज गोइंग उसकी वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब आया हुआ है, तो क्या ये क्लोज है? सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ आ जाए तो मतलब क्लोज है। बट क्या ये एक सेंटेंस भी है? हाँ जी, एट द सेम टाइम सेंटेंस भी है। बट एक सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लोज भी हो सकते हैं। सम सेंटेंस में हैव मोर देन वन क्लोज एज वेल। वो कैसे पहचानेंगे? बहुत आसान है भाई, क्लोज की डेफिनेशन ही यही है कि सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन जो होता है ये एक क्लोज है। तो अगर किसी एक ही सेंटेंस के अंदर एक से ज्यादा सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहे हैं तो मतलब एक से ज्यादा क्लोज है। समझ में आया कि नहीं? जैसे द गर्ल हग्ड द बॉय एंड द बॉय हग्ड द कैट,
तो गर्ल ने हग किया बॉय को, तो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन, तो मतलब क्लोज नंबर 1। बोलो हाँ। फिर आपका यहाँ पे देखेंगे एंड कंजंक्शन है, फिर एक ये सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है, तो क्लोज नंबर 2। अब ये सेंटेंस तो एक ही है, दो सेंटेंस नहीं है, फुल स्टॉप लगी है ना, सेंटेंस खत्म हो गया। तो दो क्या है, दो क्लोज हैं, सेंटेंस एक है, दो क्लोज हैं। पिछले वाले में देखेंगे एक ही सेंटेंस था, उसमें एक ही क्लोज था। तो एक सेंटेंस के अंदर एक से ज्यादा क्लोज भी हो सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। जैसे इसको देखेंगे, इफ यू सब्सक्राइब टू दिस ऑनलाइन सर्विस यू विल नीड अ पासवर्ड, तो यू सब्जेक्ट है, सब्सक्राइब उसकी वर्ब है, एक क्लोज ये हो गया। और यू विल नीड अ पासवर्ड, यू एक और सब्जेक्ट है, विल नीड उसकी वर्ब है, एक सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन ये हो गया। तो इसमें भी एक ही सेंटेंस है बट दो क्लोजेज हैं, ठीक है। इसमें बताओ कितने क्लोज हैं एक बार जल्दी से। While Tom read novels, Jack read comics, but Sam read only magazines. यहाँ देखेंगे शायद तीन है, सब्जेक्ट है टॉम, रीड है उसकी वर्ब। अच्छा, रीड आएगा कि यहाँ पे क्या आएगा, रीड्स आना चाहिए ना, टाइपिंग एरर है मेरे ख्याल से, इधर भी रीड्स आना चाहिए, इधर भी, है ना। कि टॉम नॉवेल्स पढ़ता है, जैक कॉमिक्स पढ़ता है, बट सैम जो है सिर्फ मैगजीन पढ़ता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए ना, है ना। सारी जगह मेंटेन भी करेंगे ना, रीड्स रीड्स रीड्स, टाइपिंग एरर होगा, कोई बात नहीं। तो एक सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन ये है, फिर एक सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन ये है, फिर उसके बाद एक सब्जेक्ट एक वर्ब कॉम्बिनेशन ये है। तो तीन क्लोज हो गए ना, सेंटेंस एक ही है, क्लोज हमारे पास तीन है, ठीक है। इसमें बताएंगे कितने क्लोज है। इवन दो जॉन लाइक्स गोल्फ, लाइक 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 लाइकिंग लाइक्स, वर्ब पहचान नहीं आती है ना, इसलिए मैं अब ये कर करके नहीं बता रहा कि ऐसा शब्द जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे, है ना। एक सेकेंड, जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे या जिसकी 5 फॉर्म, वो आप समझ चुके हैं अब, ठीक है। वर्ब कौन सी है, तो ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को वर्ब मिल गया, वर्ब को सब्जेक्ट मिल गया, कोटा पूरा, क्लोज नंबर 1। सिमिलरली ही सब्जेक्ट है, प्लेड उसकी वर्ब है, तो क्लोज नंबर 2। और अगर हम देखेंगे फिर ही सब्जेक्ट है, एंजॉयड उसकी वर्ब है, तो क्लोज नंबर 3। तो एक ही सेंटेंस है, उसके अंदर तीन क्लोजेज हैं। यस्टरडे द वेदर वॉज टेरिबल, तो वेदर सब्जेक्ट है, वॉज उसकी वर्ब है, क्लोज नंबर 1। टुडे इट्स लवली विल स्टे आउट ऑल डे। अब यहाँ पे एक छोटी सी कंफ्यूजन बच्चों को हो सकती है, ये जो इट्स है बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये मैंने पहले भी शायद बताया था। ये वाला जो इट्स होता है ये पजेसिव एडजेक्टिव होता है, जो कि हम प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ेंगे ये इट्स। लेकिन जो ये वाला इट्स होता है ना, आपको ध्यान होगा इस इट्स के तीन मीनिंग होते थे। इट इज भी होता है, इट वॉज भी होता है, और इट हैज़ भी होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये वाला इट्स ये वाला है, तो कहने का मतलब ये एक सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इट्स का मतलब इट इज लवली है ना, क्योंकि टुडे की बात हो रही है ना, प्रेजेंट की बात हो रही है, वॉज नहीं होगा, इट इज ही है, इट इज लवली। अच्छा, ये कब कब होता है ये आगे चल के हम लोग डिस्कशन करेंगे, अभी यहाँ पे मुझे पता लग रहा है यस्टरडे था तो वॉज है, टुडे है तो फिर ये इट्स का मतलब इट इज लवली है, इट इज लवली। एक सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन मतलब क्लोज नंबर 1, एक सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन मतलब क्लोज नंबर 2। ये सब्जेक्ट है, ये उसकी वर्ब है। सिमिलरली ये जो विल है, ये या तो वी शैल है या वी विल है। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होते हैं ना, ये आपने सुना होगा, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स, डू नॉट को डोंट लिख देते हैं, शेल नॉट को क्या लिखते हैं, शैंट लिखते हैं, शैंट लिखते हैं ना, या शेलेंट लिखते हैं, शैंट लिखते हैं। कहीं मैं गलत ना बता रहा हूँ, एक बार मैं चेक कर लूँगा, मेरे माइंड से स्किप हो रहा है। इज नॉट को इजंट करते हैं, और आपका आर नोट को आरंट करते हैं, हैव नोट को हैवेंट करते हैं। तो ऐसे विल का मतलब वी विल या वी शैल होता है, ठीक है। तो वी शैल और वी विल, ये कुछ भी हो सकता है। तो ये सब्जेक्ट है और ये आपकी वर्ब है, आप समझे कि नहीं। तो क्लोज नंबर 1, क्लोज नंबर 2, क्लोज नंबर 3, तो एक ही सेंटेंस है और तीन क्लोज हैं इसके अंदर भी, ध्यान रखिएगा आप। आई होप ये पॉइंट सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। एक बार चेक कर ही लेते हैं कि शैल नॉट का क्या होता है, शैंट होता है कि नहीं होता है। शैंट, शैंट लिख रहा हूं तो हाँ, शैल नॉट का शैंट ही होता है, बिल्कुल सही। सुनिश्चित कर लेना चाहिए भाई, भगवान तो हूं नहीं मैं, सारी चीज़ें याद रहेंगी, एक आधी माइंड से स्किप हो जाती है, और यही चीज़ें ये दर्शाती है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, ठीक है। ऑल द पीपल हैव सम सॉर्ट ऑफ फ्लॉज, है ना,
और एक बहुत अच्छी कहावत भी है कि वंस यू हैव एक्सेप्टेड योर फ्लॉज देन नोबडी कैन यूज देम अगेंस्ट यू। फ्लॉज मतलब कमियां, FLAWS। खैर, कमी का क्या मतलब है? ये कोई चीज बंदा भूल भी तो सकता है, नहीं भूल सकता क्या? कोई चीज माइंड से स्किप भी तो हो सकती है। वैसे ये जनरली रहता है, अगर अभी ये लाइव क्लास चल रही होती ना, ओ मास्टर जी भूल गए, ओ मास्टर जी को याद नहीं है क्या इंग्लिश पढ़ाएंगे, हैं ऐसे करने लग जाते हैं एक आधे बच्चे, लेकिन वो एक आधे ही है ना। चलिए, सम सेंटेंस में हैव मोर देन वन क्लोज। सम सेंटेंस में हैव मोर देन वन क्लोज, इसमें बताएंगे कितने क्लोजेज हैं बेटा। चलिए, आए आपका सब्जेक्ट है, कुड नॉट डिसाइड उसकी वर्ब है, जिसमें ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। तो सब्जेक्ट को वर्ब मिल गया, वर्ब को सब्जेक्ट, क्लोज नंबर 1। फिर आए आपका सब्जेक्ट है, शुड वर्क उसकी वर्ब है, तो सब्जेक्ट को वर्ब मिल गया, क्लोज नंबर 2। और व्हाट आई शुड डू, तो आई सब्जेक्ट है, शुड डू उसकी वर्ब है, तो आपको एक और क्लोज मिल गया, क्लोज नंबर 3। जनरली हमें 3 ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ क्लोजेस के ऊपर। क्लोज क्या है वो तो जान लिया, अब क्लोजेस के टाइप्स क्या हैं। तो 2 टाइप्स होते हैं मेनली, एक का नाम होता है इंडिपेंडेंट क्लोज और एक का नाम होता है डिपेंडेंट क्लोज। अब उसी को ही कुछ कुछ बुक्स के अंदर कुछ कुछ जगहों पे मेन क्लोज भी कह देते हैं, इंडिपेंडेंट को प्रिंसिपल भी कह देते हैं। सिमिलरली डिपेंडेंट को हम सबऑर्डिनेट भी कह देते हैं। सबऑर्डिनेट मतलब जो खुद किसी पे डिपेंड हो, जो किसी के अंडर हो, सबऑर्डिनेट, ठीक है। सबऑर्डिनेट एक तरीके का हेल्पर होता है जो कि किसी पर डिपेंड होता है, मालिक पर निर्भर होता है ना, तो वही सेम मीनिंग दे रहा है। मेन मतलब इंडिपेंडेंट, अकेला, प्रिंसिपल मतलब चीफ, मुख्य, है ना। तो वो अलग अलग नाम दिखे तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। इंडिपेंडेंट, मेन, प्रिंसिपल क्लोज एक ही बात है, डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट एक ही बात है। हम इन दोनों को यूज करेंगे, मतलब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट टर्म यूज करेंगे, ये ज़्यादा टिपिकल चीज़ों में हम लोग नहीं घुसेंगे, ठीक है। चलो, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, क्योंकि ये नाम थोड़े सिंपल है और इससे चीज़ें समझ में भी जल्दी आ जाएंगी। इंडिपेंडेंट क्लोज क्या होता है? इंडिपेंडेंट क्लोज वही होता है जो कि एक कंप्लीट सेंटेंस होता है जो अपने आप में आ सकता है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, समझना। इंडिपेंडेंट क्लोज सेम एज अ कंप्लीट सेंटेंस एंड कैन स्टैंड अलोन। अब डेफिनेशन को मारो गोली, अब इस पे आओ। सवाल नंबर 1, एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, तो क्या ये एक क्लोज है? जी सर। क्या ये एक सेंटेंस भी है? जी सर। अच्छा, क्लोज है तो कौन सा क्लोज है? अकेले आया हुआ है, आ सकता है, आ सकता है, इंडिपेंडेंट क्लोज है। आई होप मेरा पॉइंट आपको समझ में आ गया। आई वॉज वर्किंग, ये सब्जेक्ट है, वॉज वर्किंग उसकी वर्ब है। सब्जेक्ट को वर्ब मिल गया, वर्ब को सब्जेक्ट मिल गया, कोटा पूरा पूरा। क्या क्लोज है? हाँ जी। क्या सेंटेंस भी है? हाँ जी। कौन सा क्लोज है? इंडिपेंडेंट, क्योंकि अकेले आ सकता ना, आई वॉज वर्किंग, इसको किसी और क्लोज की जरूरत थोड़ी पड़ रही है आने के लिए, तो ये अकेला आया हुआ तो इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट क्लोज जो होता है वो कंप्लीट सेंटेंस ही एक तरीके का होता है। तो आई होप आप समझ गए एक चीज को हम कितने नाम से बुला सकते हैं। ये वहां पहुंच गया क्या? कोई बात नहीं, यहां से कर लेंगे, आ जाओ। अब डिपेंडेंट क्लोज नाम से ही आपको दिख रहा है कि निर्भर होगा किसी ना किसी पे। अब पढ़ो एक बार पहले, डिपेंडेंट क्लोज जो होता है वो अकेले नहीं आ सकता है, उसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन तो होता है बट वो सेंटेंस नहीं होता है। उसको एक इंडिपेंडेंट क्लोज की जरूरत पड़ती है कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए। दोबारा पढ़ो पहले, डिपेंडेंट क्लोज अकेले नहीं आ सकता है, उसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन तो होता है क्योंकि वो एक क्लोज है, क्लोज में तो सब्जेक्ट वर्ब होगा ही ना। तो वो अपने आप में एक सेंटेंस भी नहीं होता है क्योंकि वो अकेले नहीं आ सकता है, उसे एक इंडिपेंडेंट क्लोज की जरूरत पड़ती है कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए। इस बात को समझेंगे। व्हेन राहुल गोट होम, जब राहुल घर आया, है ना, जैसे मेरा पिया घर आया, क्या करें भाई, पिया घर आया तो, या राहुल घर आया तो क्या करें? आप यहां समझो मेरी बात, सब्जेक्ट है और वर्ब है। सबसे पहला सवाल, क्या ये एक सेंटेंस है? व्हेन राहुल गोट होम, नहीं, सेंटेंस नहीं है, क्योंकि सेंटेंस होता तो कंप्लीट मीनिंग देता ना और एंड में फुल स्टॉप भी होता, तो सेंटेंस नहीं है यहाँ पे। ये जब राहुल घर आया तो क्या, अधूरा मीनिंग है। तो फिर ये क्या है? ये एक क्लोज तो है। कैसे पता लग रहा है? सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है। गेट, गॉट, गॉट, राहुल सब्जेक्ट है, नाउन या प्रोनाउन होते हैं। सब्जेक्ट को वर्ब मिल गया, वर्ब को सब्जेक्ट मिल गया, क्लोज है। लेकिन कौन सा क्लोज है? इंडिपेंडेंट की डिपेंडेंट, डिपेंडेंट क्लोज है ये, डिपेंडेंट, क्योंकि अकेला आ ही नहीं सकता, इसको कोई और क्लोज चाहिए इसको पूरा करने के लिए। अब नीचे देखो, व्हेन राहुल गॉट होम ही एट डिनर, जब राहुल घर आया तो क्या, उसने खाना खाया। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे
ये एक क्लोज था, ये भी एक क्लोज है, बट ध्यान से देखेंगे ये आपका डिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि आप ही एट डिनर को अकेले लिख सकते हैं, उसने खाना खाया, आप अकेले लिख सकते हैं, बट आप इसको नहीं लिख सकते व्हेन राहुल गोट होम, ये अधूरापन दे रहा है आपको। तो कहने का मतलब ये पूरा का पूरा तो एक सेंटेंस है जिसके अंदर दो क्लोज हैं, क्लोज नंबर 1 और क्लोज नंबर 2, जिसमें से ये वाला जो है वो इंडिपेंडेंट क्लोज है और ये वाला आपका डिपेंडेंट क्लोज है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट। जितने भी डिपेंडेंट क्लोज होते हैं ना उनकी शुरुआत इन शब्दों से होती है, व्हेन, व्हाइल, इफ, अनलेस, ऑल्दो, एज सून एज लॉन्ग एज, बिकॉज, सिंस। इनके साथ जो भी क्लोज आपको दिखाई देगा वो डिपेंडेंट होगा, ध्यान रखिएगा। जैसे वाइल और इफ का एग्जांपल लिया, वाइल ही वॉज प्लेइंग, क्या ये एक सेंटेंस है? नहीं, जब वो खेल रहा था, अधूरा मीनिंग है। बट क्या ये एक क्लोज है? हाँ जी, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है, तो फिर कौन सा क्लोज है? डिपेंडेंट, है ना। इसे एक और इंडिपेंडेंट क्लोज की जरूरत पड़ेगी सेंटेंस को पूरा करने के लिए, ये अकेले आ ही नहीं सकता। इफ यू कम हेयर, अगर तुम यहाँ आते हो, तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, क्लोज तो है बट डिपेंडेंट है, इसे भी एक और क्लोज की जरूरत पड़ेगी सेंटेंस को पूरा करने के लिए, और वो जो क्लोज होगा दैट शुड बी इंडिपेंडेंट, और रादर आई शुड से मेन क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज। अब उसी को मैंने आगे कंटिन्यू कर दिया, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। अब ये पूरा का पूरा सेंटेंस है जिसमें दो क्लोज हैं, क्लोज नंबर 1, क्लोज नंबर 2, ये वाला आपका इंडिपेंडेंट, ये वाला डिपेंडेंट। अगर तुम यहाँ आते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अच्छा, ये इंडिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि आई शेल हेल्प यू आप नॉर्मली भी बोल सकते हो, समझो मेरी बात। ये सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है, दो क्लोज हैं जिसमें ये डिपेंडेंट है, ये वाला इंडिपेंडेंट है, और ये पूरा का पूरा सेंटेंस है। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको समझ में आ गई है। और देखना, और देख लो, सिंस द सन सिंस द सन विल शाइन टुडे, ये टंग ट्विस्टर टाइप हो रहा है ना, एस एस एस, सिंस द सन विल शाइन टुडे। सिंस जो है वो क्योंकि का सेंस भी देता है ना, और भी बहुत सारे पॉइंट ऑफ टाइम का सेंस भी देता है। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, सब्जेक्ट है और वर्ब है और अधूरा मीनिंग है, सनशाइन करेगा, तो क्या करें भाई फिर? सिमिलरली यहाँ पे बिकॉज मॉम सैड सो, क्योंकि मम्मी ने कहा है, तो क्या करें भाई? तो ये सेंटेंसेस नहीं है, क्लोजेस तो हैं बट डिपेंडेंट क्लोज हैं, डिपेंडेंट। इनको एक और क्लोज की जरूरत है सेंटेंस को पूरा करने के लिए, क्योंकि जो सन है वो शाइन करेगा टुडे, इसलिए वी विल गो टू द बीच, हम आज बीच पे जाएंगे, यहाँ क्योंकि का सेंस दे रहा है। तो फिर ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, सिमिलरली ये सब्जेक्ट था, ये पूरी वर्ब है, पता है ना, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब मिला के एक ही वर्ब होती है। तो वो डिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब। क्योंकि मम्मी ने कहा है इसलिए मैंने राधा से माफी मांगी, समझ गए ना। तो ये पूरा का पूरा तो एक सेंटेंस है जिसमें दो क्लोज हैं, क्लोज नंबर 1, क्लोज नंबर 2। दिस इज इंडिपेंडेंट क्लोज, दिस इज डिपेंडेंट क्लोज। आपको पता है बिकॉज, सिंस, एज सुन एज लॉन्ग एज से शुरुआत होने वाले जितने भी होते हैं हमारे, कैसे होते हैं जी, बोलो, वो डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है जी। तो अभी हमने क्या डील किया? हमने बेसिक्स को डील किया, फाउंडेशन को डील किया। यहाँ पे आपका फाउंडेशन ओवर होता है, फाउंडेशन में अभी आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी आगे चल के जो चैप्टर आएंगे उनका फाउंडेशन हम लोग अलग पढ़ेंगे, चैप्टर के जो एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट है वो अलग चलेंगे, ठीक है। अभी मैंने ओवरव्यू दिया था आपको बहुत सारी चीज़ों का, पार्ट्स ऑफ स्पीच का। अभी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू करेंगे, 1 बाय 1 चैप्टर आएगा, तो उसमें चैप्टर में भी पहले मैं आपको स्टार्टिंग के आधा पौना घंटा बेसिक ही पढ़ाऊंगा उसको, और मैं थोड़ा डिटेल में आपको लेके जाऊंगा, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। इन सारे जो पॉइंट्स मैंने सिखाए हैं आपको, इनके नोट्स आपको बना लेने चाहिए, ये मैं आपको बार बार सजेस्ट करूंगा। जब वीडियो शुरू करी थी तब भी, मतलब जब बेसिक की क्लास शुरू करी थी, अब ख़त्म कर रहा हूँ मैं तब भी आपको बोल रहा हूँ, नोट्स बना लिएगा। 1% भी कंजूसी मत कीजिएगा या आलस मत कीजिएगा कि रहने देता हूँ या PDF से मैं पढ़ लेता हूँ या वीडियोज़ को ही मैं बार बार देख लूँगा, उसी से रिवाइज कर लूँगा। कृपया करके ये गलती ना करें, और साथ साथ ही बनाएं, ये भी ना सोचे एक बार मैं पहले पूरा कोर्स मतलब पढ़ लूँगा उसके बाद मैं फिर नोट्स बनाऊँगा, नहीं हो पाता है। बाद में ये पहाड़ जैसा लगता है एकदम से, यार इतने सारे चैप्टर्स, इतना सब कैसे लिख पाऊँगा, नोट्स नहीं बन पाएंगे, तो वो बाद में वो चीज़ रह ही जाती है। तो कोशिश करें डे 1 से आप नोट्स को है कंटिन्यू करें, ठीक है। तो अब हम फिर अगले चैप्टर में मुलाकात करेंगे, तो चलिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।